हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 2 करेंगे, जहाँ पर हम 10 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आपका 10 के बाद 11th क्वेश्चन है आपका आज का कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध बताना है आपको। तो देखिए, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध बताने के लिए पहले आपको एक कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब कि आपको मानना पड़ेगा इस तरीके का चालक। मान लीजिए हमारे पास PQ एक चालक है जिसमें आपकी वैद्युत धारा बह रही है, आई वैद्युत धारा बह रही है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या n है और Lm इसका क्षेत्रफल क्या है, A है। तो देखिए, अगर ये चालक है, इसमें बैटरी लगाई गई है तो इसमें धारा बहेगी। अब धारा बहेगी तो आपको पता होगा कि जब किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, तभी उसमें क्या होती है, धारा बह सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में, यहाँ पे अगला पॉइंट होगा आपका, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए n, मान लीजिए लेट सपोज दैट कितने हैं n, इसमें n इलेक्ट्रॉन है। अब कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे बात आती है कुल इलेक्ट्रॉन बराबर, तो मैं लिखूंगा NaL, NaL मतलब कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इसका एरिया इंटू L, मतलब इसके एरिया में जितने हैं और इसकी लेंथ जितनी है उतना करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इतना इसका आंसर आ गया। तो n बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल N स्मॉल n मान लो, n बराबर NaL। अब देखिए, यहाँ पे बैटरी लगा रखी तो उसमें चार्ज आवेश भी आ गया इलेक्ट्रॉन्स पे, तो कुल आवेश होगा आपके पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा, Q बराबर NE पढ़ा होगा, कुल आवेश Q बराबर NE। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या कर दोगे, आप पुट कर दोगे डायरेक्ट यहाँ पे। तो Q बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे n की जगह NaL इंटू E। इसको मैं इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। अब देखिए, इतना हो गया। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है आपका, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। क्योंकि देखिए, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करोगे, प्रोवाइड कराओगे ना इसको, इस चालक पे, तो चालक पे जब विद्युत धारा हम प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये विद्युत धारा आपकी यहाँ से यहाँ की ओर बहेगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर आएंगे, इस साइड को आएंगे, ठीक है। अगर इस साइड को आएंगे तो इस पे देखिए, इसकी जो चाल होगी क्या होगी, इसमें कितना समय लगेगा, आपको समय निकालना है यहाँ पे। तो समय निकालोगे आप, तो समय बराबर, यानी समय t बराबर आपका हो जाएगा दूरी बट्टे समय, दूरी यानी कि L, और चाल आपका देखिए, अब चाल या वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे होगी अनुगमन वेग, इसको बोलते हैं हम Vd, यानी कि T बराबर आपको फॉर्मूला मिल गया है L/Vd हो गया। उसके बाद आपका होता है कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराने से आपका जो करंट होगा, यानी कि Q बराबर IT। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वैद्युत धारा फाइंड करनी पड़ेगी। I बराबर क्या होता है, तो I बराबर आपका होता है Q/T होता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये हमने फॉर्मूला निकाला T बराबर L/Vd, और उसके बाद देखिए यहाँ पे Q बराबर IT, क्योंकि वैद्युत धारा लगाई गई है तो इस पे, तो इस इलेक्ट्रॉनों पे जो आपका करंट आएगा Q/T आएगा। अब Q की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे, Q की वैल्यू NaLe है, NeAl जो भी लिखना चाहें आप, और T की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, L/Vd। अब देखिए, L से L कैंसिल, अभी Vd कहाँ चले जाएगा, इधर। देखिए, जब 1 2 3 होते हैं, तीसरा वाला ऊपर चले जाता है, तो NeAVd, यानी कि I बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे NeAVd। तो यही आपका क्या है, रिलेशन है किसमें, अनुगमन वेग और धारा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12, आपको चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताने हैं। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, निष्कोण वक्र होती है जो किसी भी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उसके बाद होता है आपका, ये काल्पनिक तो रेखाएं होती ही होती हैं। दूसरी बात ये कि नॉर्थ से चल के साउथ की ओर चलती है, और एक पॉइंट जो सेम होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी, कि ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट्स पे नहीं काटती है। अगर ये काटती है तो 2 डायरेक्शंस हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हुई निष्कोण वक्र होती है जो किसी स्थान पर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, और ये चुंबक के N ध्रुव से निकलता है, S ध्रुव पर समाप्त होती है या जाती है। उसमें चुंबक के अंदर ये बल रेखाएं S ध्रुव से N ध्रुव की ओर चलती है, वहाँ अंदर चलती है, बाहर तो N से S की ओर चलती है, फिर S से N की ओर चलती है, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए इस तरीके से, पर 2 ही पॉइंट लिखने थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, स्व प्रेरण किसे कहते हैं। देखिए, जब कुंडली में, किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने से कुंडली के फ्लक्स में क्या जाता है, चेंज आता है, और फ्लक्स में चेंज आने से उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है।
तथा एक EMF विद्युत वाहक बल बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और यह घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। देखिए, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित धारा तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए किसी कुंडली का फ्लक्स फाई है और उसमें आई धारा बह रही है, तो ऐसा होता है कि फाई बराबर हमारा फाई जो होगा एल आई बह जाता है। फाई बराबर क्या होता है, एल आई, यानी कि फाई हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनल देगा तो क्या आएगा आपका, कांस्टेंट एल आ जाएगा। अब दूसरा आपको पता है ई बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फ्लक्स चेंज जो आता है आपका लेंजी के लॉ के अकॉर्डिंग माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो देखिए फाई की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे एल आई है, तो माइनस एल आई अपॉन डी टी। हम क्या करेंगे, इस फाई की वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो इक्वल टू माइनस यहाँ पे मैं डी आई अपॉन डी टी कर देता हूँ, इक्वल इंटू एल कर देता हूँ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी हमारे मिल गया है एल इंटू माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, और इक्वल में क्या हो जाएगा, ई मिल जाएगा इधर, क्योंकि ई बराबर था ना। तो अब माइनस इधर चले जाएगा, माइनस इधर दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, यहाँ माइनस से यहाँ पे माइनस से करोगे तो ये प्लस ये माइनस। अब डी आई अपॉन डी टी, मान लीजिए किसी पॉइंट मतलब कि किसी भी क्षण इस पे 1 एम्पीयर की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू आप क्या मान लो, यहाँ पे 1 मान लो, डी आई अपॉन डी टी हम क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। तो अगर 1 मानोगे तो एल इंटू 1 कितना जाएगा आपका, एल हो जाएगा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा माइनस ई। तो ये आपका क्या है, स्वप्रेरण है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 13 का सेकंड पार्ट कि आपको एलसीआर परिपथ के लिए परिबाधा का सूत्र निकालना था। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है पहले वाले से भी। देखिए एलसीआर परिपथ के लिए परिबाधा का सूत्र होता है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए जो एक्स एल माइनस एक्स सी है ये क्या होता है, सबसे न्यूनतम जब होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। अब मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक्स एल बराबर एक्स सी कर देता हूँ, क्योंकि माइनस वाले जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मुझे निकालना क्या था, मिनिमम निकालना था। क्या निकालना था, मिनिमम। तो मिनिमम निकालना होगा तो एक्सएल माइनस एक्स सी बराबर 0 और उसके बाद एक्सएल बराबर एक्स सी मैक्सिमम। मैं मिनिमम निकालूंगा तो ये होगा, मैक्सिमम निकालूंगा तो ये होगा। तो मैं मैक्सिमम की वैल्यू एक्सएल बराबर एक्स सी यहाँ पे रख देता हूँ इस पॉइंट पे। तो जेड बराबर आपका हो जाएगा, देखिए रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह मैं एक्स सी रख देता हूँ माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए एक्स से कट के 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, तो जेड बराबर आपका हो जाएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर, तो स्क्वायर से कटा तो जेड बराबर कितना आ गया आपका आर। तो परिबाधा का सूत्र जेड बराबर क्या हो गया, आर हो गया। इस तरीके से नंबर 14 क्वेश्चन आपको देखिए ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में दे रखे नंबर ऑफ टर्न्स 500 और प्राइमरी कॉइल इसमें आपको निकालने थे। मतलब कि सेकेंडरी कुंडली में ये दे रखा है 500 टर्न्स दे रखे हैं, प्राइमरी कुंडली का आपको निकालना है। और उपचाई अपचाई जो ट्रांसफर होते हैं उनके दोनों के दे रखे हैं वीएस और वीपी। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता होता है एनएस अपॉन एनपी, वीएस अपॉन वीपी होता है। आपको निकालना अगर एनपी है तो मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ देखो तो एनएस ठीक है, और ये वीपी इधर इंटू हो जाएगा वीपी इक्वल टू वी एस इंटू आपका हो जाएगा एन पी। अब निकालना एन पी है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ वी एस इसके अपॉन में। ठीक है, तो वैल्यू रख देखो एन एस की वैल्यू कितनी है 500, सीधे जगह 500 इंटू वी पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी 2200 अपॉन वी एस है 220। देखो 0 से 0 कटा। अब 22 से अगर हम 10 बार कट जाएगा आपका, ये 10 बार कट जाएगा तो 500 को 10 से गुणा करो तो 5000 आ जाएगा सीधे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था ये एनपी। तो एनपी आपका आ गया सीधे डायरेक्ट नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, नंबर प्राइमरी टर्न्स में जो होंगे कितने 5000। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास एक्स किरण के 2 गुण बताने थे, उसके उपयोग बताने थे। तो देखिए एक्स किरण ये प्रकाश के वेग से चलती है और दूसरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इनकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। इसका उपयोग एक तो कैंसर के उपचार में किया जाता है, कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए, और दूसरा क्रिस्टल संरचना के उपयोग में किया जाता है। मैं क्रिस्टल संरचना के उपयोग, क्रिस्टल संरचना समझने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कि 2 पार्ट आए थे आपके। पहले पार्ट में आपका न्यूमेरिकल आ रखा है और दूसरे पार्ट में आपको निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष बताना है। तो निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष तो हट गया उससे आपका। तो निकटदर्शी दोष वही होता है जिसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की दिखाई देती है, और दूरदर्शी में दूर की दिखाई देती है पर निकट की नहीं दिखाई देती है। इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो नॉर्मल था, आ भी जाएगा आपको, बट लेकिन हट गया आपके सिलेबस से इस बार, तो हम इसको करेंगे नहीं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा आपको इसमें, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक लेंस के पदार्थ का
पीले तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 1.56 और 1.53 है। देखिए अपवर्तनांक पीले के लिए मैंने म्यू वाई मान रखा, अपवर्तनांक को म्यू या एन मान सकते हैं 1.6, लाल के लिए 1.53 और आपको लाल वाई येलो के लिए 20 सेंटीमीटर दे रखा है इसकी फोकस डिस्टेंस, और लाल के लिए आपको क्या निकालना है, एफ आर निकालना है। तो फॉर्मूला तो होता है आपका इसके लिए, अगर निकालते हैं यहाँ पे पी येलो के लिए 1/एफ वाई, देखिए 1/एफ वाई बराबर होगा सीधे म्यू वाई -1 और ये जगह 1/r1 -1/r2, इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट। अब लाल के निकालेंगे तो क्या जगह 1/एफ आर इक्वल टू म्यू r -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ये फॉर्मूले होते हैं। अब क्या करना, आपको एक से डिवाइड कर देना है 2 को, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। जैसे आप डिवाइड करते हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपके हो जाएगा कैंसिल, आपको मिलेगा 1/एफ वाई अपॉन 1/एफ आर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा म्यू वाई -1 अपॉन म्यू r -1। इस तरीके से ये थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा आपका और ये इधर, यानी कि एफ आर अपॉन एफ वाई इक्वल्स टू म्यू वाई की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, म्यू वाई 1.6 -1 और म्यू आर की वैल्यू कितनी है 1.53 -1 इस तरीके से, और 1.6 -1 और इतना आ गया आपका। अब आपको निकालना था एफ आर, निकालना था क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ आई की वैल्यू कितनी है इंटू 20। अब 1.6 से अगर आप 1 माइनस करें तो आपको कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके, ये 1.6 से आ जाएगा आपका 0.56 आ जाता है, 0.56 आ जाएगा, और 1.53 से इसको माइनस करके आपका आ जा रहा है डायरेक्टली 0.53, क्या आ रहा है 0.53, ठीक है। और उसके बाद इंटू अगर आप 20 करते हैं इसको इस तरीके से, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई से डिवाइड करके आपका जो आंसर आएगा पूरा कैलकुलेट करके होगा 21.13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपको क्वेश्चन दिया कि आप रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धआयु क्या समझते हैं और उसका न्यूमेरिकल दे रखा है। तो इसमें जो अर्धआयु होती है, जब कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ विघटित होता है तो क्या हो जाता है, वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, मतलब आधा हो जाती है, उसकी लाइफ हो जाती है आधी हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, अर्धआयु कहते हैं, और टी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको दे रखा था कि n बराबर n नॉट 1/16 दे रखा है, प्रारंभिक मात्रा जो n थी उसकी कितना 1/16 हो जाता है, और सम टाइम कितना, टाइम पीरियड में कितने वर्ष है, उसके बाद 60 वर्ष है, तो उसको निकालना आपका। तो फॉर्मूला होता है n बराबर हमारा n बराबर n नॉट 1/2 की होल पावर n होता है, ये फॉर्मूला होता है जिसको निकालते हैं हम। n की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे देखो n नॉट अपॉन 16 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी n नॉट हो गया 1/2 की होल पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो n नॉट से n नॉट कैंसिल, 1/16 इक्वल्स टू 1/2 की होल पावर कितना हो जाएगा n। अब देखिए 1/2 की पावर 16 ऐसे रहा, ये 1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, 1 की पावर n का मतलब 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1/16 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा इधर, तो नीचे वाले को कंपेयर करोगे आप 16 इक्वल्स 2 की पावर n। तो देखिए अब 16 ये रहा, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 की, इस 16 को आपको तोड़ना पड़ेगा 2 की पावर में, यानी कि 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 2 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाता है। देखिए बेस कट गई, n बराबर कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। अब मुझे पता है कि अर्धआयु निकालनी है, तो t बराबर क्या होता है n इंटू टी होता है फॉर्मूला इसका, यानी कि n हमारे पास कितना है 4 इंटू टी कितना है 60, तो 6 को 24 240 वर्ष इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका सिलेबस से हट गया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया वेक्टर फ्लक्स किसे कहते हैं, गॉस की प्रमेय बताइए, कैसे सिद्ध कीजिए। वैसे इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स में आना चाहिए था, पर यहाँ पे आपको 3 मार्क्स में दिया हुआ है, लेकिन गॉस वाला ये जो है आपका 5 मार्क्स में ही पूछता है जनरली, और से न्यूमेरिकल पूछता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप इस डेरिवेशन को अच्छे तैयार करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु के लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की श्रृंखला को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई से एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए आपका एक विद्युत क्षेत्र में इस तरीके का एक सरफेस है, मान लीजिए इस तरीके से, इसे जितनी भी यहाँ से जितनी भी लाइनें जाती हैं, इन नंबर ऑफ लाइंस को, मतलब मेजरमेंट ऑफ दिस लाइंस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कि जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस जितनी पास होंगी इससे, इन्हीं की माप को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं विद्युत क्षेत्र में। अब गॉस का प्रमेय आता है आपका, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस पृष्ठ के परिबद्ध, इस परिबद्ध आवेश का 1/0 गुना होता है, ठीक है। इतनी आपकी गॉस के प्रमेय है, ये सिद्ध करना है। इसमें लिखा है माना O केंद्र वाले गॉस में पृष्ठों पर बिंदु P है, जिस पर O से दूरी R है, माना O पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ आपने, तो जिसके कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। इससे आपको इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है।
तो अब देखिए अब ओ से बी की दूरी आर है, अब इससे जो आपका फ्लक्स निकलेगा इस पॉइंट से यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा तो इसको लिखते हैं हम डी फाई ई। डी फाई बराबर होता है ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा होता है। अब इंटीग्रेशन करेंगे आप, डी फाई बराबर होगा ई डी एस कॉस थीटा। इस तरीके अब कॉस थीटा मैंने बताया था कि पी और डी एस, यहाँ पे एक डी एस अवयव है जिसकी डायरेक्शन इसके साथ होती है, इसके लिए एंगल आपको क्या बनता है, जीरो बनता है हमेशा, तो ये कॉस जीरो के लिए होने इसको छोड़ देंगे हम। ई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर की, और डी एस का क्या हो जाएगा यहाँ पे सरफेस है आपका डी एस। अब पूरे इससे संबद्ध परिबद्ध है ना पूरा, तो सरफेस क्या हो जाता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इस तरीके से आपको प्रूव करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इसको सॉल्व करेंगे तो अभी ये बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से।